सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये जो है अपने ब्लड फिजियोलॉजी के दूसरी वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सारे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, और वाइवा में भी ये पूछ लेते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ये बताऊंगा यूनिवर्सिटी में आपको इसको किस तरीके से लिखना है। और उसके अलावा काफी बच्चे भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर लो, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो टॉपिक पढ़ने पे और रिवीजन करने पे। और अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है, जौहरी एमबीबीएस तुम्हारे साथ है। मैं तुम सब लोगों के लिए लूंगा लाइव ऑनलाइन क्लासेस। अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ, उसके साथ में तुम्हारे लिए लाइव कोचिंग लेने को भी तैयार हूँ। लाइव ऑनलाइन कोचिंग लूंगा, मात्र 20 दिन में एनाटॉमी, 20 दिन में पूरी फिजियोलॉजी कवर करवा दूंगा, बायोकेमिस्ट्री भी करवा दूंगा। और ये सब जो है वो होगा ऑनलाइन लाइव, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ पाओ। और इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीजें रटा जाएंगे। तो तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। इंस्टाग्राम पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, लिंक इंस्टाग्राम की मेरी डिस्क्रिप्शन पे है, जाके तुम चेक कर सकते हो। सिर्फ 500 लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा लोग ना संभलते नहीं है फिर। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपना आता है प्लाज्मा प्रोटीन। व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन? तुमने 3 प्रकार के मेन अपने प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले अपना होता है सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन और अपना फाइब्रिनोजेन। ये तीनों जितने भी होते हैं ये अपने होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन की एक नॉर्मल वैल्यू अपन देखें, टोटल अगर प्रोटीन देखें तो अपने ब्लड के अंदर 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। फिर एल्बुमिन देखें तो 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर है, और ग्लोबिन जो है वो 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर है, और अपना फाइब्रिनोजेन जो है वो 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब क्या होता है, अलग अलग बीमारी में इनके सीरम के अंदर लेवल बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो आपने काफी बार सुना होगा कि सर मैं आज ब्लड टेस्ट करवा के आया, देख के बताओ ना सही है क्या नहीं है। तो अपन ब्लड टेस्ट में यही सब देखते हैं कि भाई प्रोटीन प्रॉपर रेंज में है कि नहीं है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में अपने प्रोटीन बढ़ जाएंगे और प्रोटीन घट जाएंगे। ये भी डायरेक्ट अपन को बायो में पूछा जाता है। चलिए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं, वो है अपना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो सबसे पहला अपना फंक्शन जो होता है प्रोटीन का, वो अपना होता है रोल इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब क्या रहता है, अपना जो फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने ब्लड को बहने से रोकता है, और इस चीज को अपन बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। और इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो में डालूंगा, अपने किस तरीके से पाथवे होता है कोआगुलेशन का, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये सारी चीज में डालूंगा। जो अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो होता है प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन का, वो अपना होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अपना जो रहता है ना गामा ग्लोबुलिन्स, जितने भी गामा ग्लोबुलिन्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अपनी बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओए बोलो ना, आज किसका पैर काट के लाऊं, आज किसका हाथ काट के लाऊं? भैया डिफेंस अभी आपको नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। घर के राज खोलते रहते हो, ये सर्किट वगैरह बीच बीच में धोरे आते रहते हैं वीडियो के। चलो, लेकिन क्या होता है ना, अपन कॉमेडी करते हैं तो आपको याद रहेगा, अच्छा जो गामा ग्लोबुलिन जो है वो सर्किट की तरह काम करता है, डिफेंस करने का काम करता है। तो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं यार, हंसते हंसते, ताकि सब याद हो जाए। फिर एक्टिंग, जो गामा ग्लोबुलिन्स कैसे काम करते हैं, अपने एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए अपन इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। फिर एंटीबॉडीज कैसे रिएक्ट करती हैं, एंटीबॉडीज अपने किसके लिए रिएक्ट करती हैं, एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, जो एंटीजन के प्रति रिएक्ट करे। अब आप बोलो सर एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जैसे कि अपना हो गया वायरस, बैक्टीरिया, ये अपने सारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, एंटीजन है। तो इन एंटीजन के लिए एंटीबॉडी रिएक्ट करता है और इनको डिस्ट्रॉय करता है। So antibody react with antigen of various microorganism which cause disease, जैसे कि डिप्थीरिया करवाने वाले एंटीजन के प्रति ये काम करेगा, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए, मम्स हुआ, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रूबेला, पोलियोमाइलाइटिस, तो बहुत ज्यादा डिफेंस करने का काम करता है। फिर रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब क्या रहता है, जो अपना एल्बुमिन जो रहता है ना, मेनली ये बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब मान लो क्या है, ब्लड है। अब ब्लड के अंदर अगर अपन को किसी एंजाइम का या हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करवाना, मान लो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से अपना कोई हार्मोन निकला, अब उसको किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जाना है, तो वहां तक कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। लेकिन ब्लड के अंदर भी क्या होगा, ये जो एल्बुमिन जो है कार की तरह काम करता है। जी मालिक, कार आ गई है आपकी, तो कार आ जाती है एल्बुमिन, फिर उसके अंदर हार्मोन जाके बेड़े आएगा, और अब जहां जहां ब्लड के फ्लो के साथ एल्बुमिन जाएगा वहां वहां हार्मोन भी चले जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, एल्बुमिन के साथ क्या होता है, हार्मोन अटैच हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ब्लड के फ्लो के साथ चला जाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्बुमिन सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अपना अल्फा ग्लोबुलिन्स एंड बीटा ग्लोबुलिन्स भी अपने ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब काफी बच्चे तो ये कंफ्यूज होते हैं, सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, मान लो पानी का एक बीकर है, इसके अंदर पूरे में पानी भरा है। अब देखो, चूंकि अपन ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन यहाँ पे खूनी दरिंदे बन जाएंगे, या पानी नहीं, यहाँ खून भरा है ना। अब क्या रहता है, ब्लड है,
अब ब्लड के अंदर मान लो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा, पत्थर सा मान लो, तो वो क्या करेगा, सॉलिड सब्सटेंस ब्लड में इस तरीके से प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर को अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो प्रोटीन है ना वो क्या है, वो भी अपने सॉलिड होते हैं, पानी तो होता नहीं है प्रोटीन। तो जितने ज्यादा यहाँ पे प्रोटीन होंगे वो मान लो उतने ज्यादा पत्थर की तरह हैं, और वो सारे के सारे क्या करेंगे, ब्लड में अपना ऑस्मोटिक प्रेशर डालेंगे। तो जो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। जितने ज्यादा प्रोटीन होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जरूरी क्यों है वो भी तुम्हें बता देता हूं। अब क्या रहता है ना, एट लेवल ऑफ कैपिलरी, ये जो हमने ब्लड वेसल की कैपिलरी वाला पार्ट है, कैपिलरी के लेवल में क्या होता है ना, ब्लड के अंदर जितना भी अपने सब्सटेंस होते हैं वो क्या रहते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। मान लो ब्लड है, अब क्योंकि अपना प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे जो छेद जो रहता है ना बहुत छोटा रहता है, सो ब्लड कैपिलरी के लेवल से एक्सचेंज नहीं होता। पर ब्लड के अलावा जो अपना फ्लूइड्स होते हैं और अदर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कैपिलरी लेवल पे एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे एक्सचेंज होते हैं, वो होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए। आपने हमेशा सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फ्लो कैसा होता है, अपने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम की तरफ चीजें जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मान लो जैसे कि अपने टिश्यू के लेवल पे बाहर कितना प्रेशर है, 35 mm Hg प्रेशर है, और ब्लड वेसल में कितना है, 25। तो जितना भी अपना फ्लूइड है वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो सारा फ्लूइड इसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट टिश्यू के अंदर अगर मान लो 10 mmHg ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ब्लड के अंदर 25 mmHg है अपने कैपिलरी के लेवल पे, और टिश्यू में 10 है, तो कम से ज्यादा की तरफ होता है फ्लो, तो फिर अपना सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से जो है अपने एक्सचेंज में मदद करवाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए एक लॉ भी दिया गया था, उसे अपन बोलते हैं स्टर्लिंग्स हाइपोथेसिस। अब ये जो है डायरेक्टली गाइडेंस वगैरह में लिखा था, इसलिए मैंने लिख दिया था, कुछ खास इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम इतना याद रख लेना लॉ के बारे में फॉर्मूला, कि जितना भी नेट फ्लूइड जो अपन एक्सचेंज करवाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपना कैपिलरी का, वो डायरेक्टली यहां से लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस अपना ऑस्मोटिक प्रेशर के। इज दैट क्लियर? ये सिंपल भाषा में मैंने फॉर्मूला बता दिया, वरना मैं बोलता है के ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस माइनस, तुम नहीं समझते, तो मैं सिंपल भाषा में बताऊं। स्टर्लिंग हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जितना भी अपना नेट मूवमेंट जो होता है फ्लूइड का वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर के। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है साफ साफ, तुम मेरे नोट्स पे भी पढ़ सकते हो कि कैपिलरी लेवल पे मोस्ट ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, अपने एक्सचेंज होते हैं ब्लड से टिश्यू के बीच में, लेकिन क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत ज्यादा है इसलिए प्रोटीन अपना एक्सचेंज नहीं हो पाता। और कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बनवाने में, वो होता है अपना एल्ब्यूमिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट रोल पर जाते हैं, वो है रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो क्या होता है ना, अपने ब्लड का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए भी अपना जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अपना हो गया एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस बनवाने के लिए। फिर अपन आते हैं रोल इन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो विस्कोसिटी, एक नॉर्मल प्लाज्मा की विस्कोसिटी बनाने के लिए भी कौन मदद करता है, अपने प्लाज्मा प्रोटीन मदद करते हैं। तो यहाँ पे यही सब लिखा है। फिर अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट समझने वाली चीज पे, वो है एर्थ्योसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एर्थ्योसाइट सेडिमेंटेशन रेट? अब देखो, एरिथ्रोसाइट का मतलब ना होता है आरबीसी, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे की तरफ जम जाना। तो रेट का मतलब तुम समझ गए, कितनी देर में अपना आरबीसी टेस्ट ट्यूब में नीचे जमेगी, इसको बोलते हैं ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ईएसआर जो है एक तरीके से टेस्ट ये है। अभी होता कैसा है वो बताता हूँ। अभी किस तरीके से अपन करते हैं ईएसआर, अब क्या लेते हैं अपन, एक ट्यूब लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट अपना होता है एंटीकोगुलेंट और उसमें अपन भरते हैं ब्लड। तो करीबन 60 मिनट्स के बाद अगर अपन देखें तो क्या होता है, अपनी जितनी भी आरबीसी होती है नीचे जाके सेडिमेंट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया ना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो आरबीसी नीचे जाके सेडिमेंट हो जाती हैं। अब ऐसा होता कैसे है मैं वो भी समझा देता हूं। अब क्या रहता है, अपनी ईएसआर को मेंटेन करने के लिए दो प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, एक अपना एल्ब्यूमिन और अपना फाइब्रिनोजेन। अब क्या होता है, ये नॉर्मल अपनी आरबीसी है, ठीक है, ब्लड के अंदर, लेकिन क्या हुआ, जैसे अपना टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट के प्रेजेंट में फाइब्रिनोजेन और ग्लोबिन्स क्या करवाते हैं, अपने आरबीसी को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देते हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है ना, एक के ऊपर एक सिक्के रखे, इस फॉर्म को अपन बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे यही हुआ है, अभी आरबीसी बिल्कुल टोटल ऐसे नॉर्मल फॉर्म में थी, बट धीरे धीरे ये क्या बन गई, ये इसका हो गया रोलेक्स फॉर्मेशन हो गया आरबीसी का, और सारी आरबीसी अपनी नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन हो गई। अब क्या होता है, अलग अलग बीमारी में ये ईएसआर का रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस करने के लिए, अपन को पता लगाने के लिए कौन सी बीमारी है।
अब मान लो कोई बीमारी है लिवर की बीमारी के कारण क्या होगा, अपना जो ग्लोबिन जो होते हैं, प्रोटीन जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबिन का लेवल कम हुआ सो ईएसआर का जो सेडिमेंटेशन का रेट है वो 60 मिनट से बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ईएसआर कौन मेंटेन कर रहा था, अपना ग्लोबिन प्रोटीन। अब ग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं है तो ईएसआर का टाइम जो है बढ़ जाएगा ना सेडिमेंटेशन होने का। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर। तो ईएसआर क्यों यूज अपन करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग बीमारी में डायग्नोस करने में हेल्प करता है। चलिए ये मैंने आपको छोटी सी बात बोल दी, ये याद रखना, डायरेक्टली ये एमसीक्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं। देन रोल इन ससेप्शन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। तो एक नॉर्मल आरबीसी की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। मान लो अपना ब्लड वेसल के अंदर खून बह रहा है, उसके साथ साथ आरबीसी भी जा रही है, सो आरबीसी की स्टेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं अपने जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं रोल एज रिजर्व प्रोटीन्स। अब क्या होता है ना, फास्टिंग में मान लो बिल्कुल भूखमरी की कंडीशन चल रही है, गरीबी चल रही है, अपन अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, या फिर अपन 16 सोमवार के रख रहे हैं, व्रत क्यों रख रहे हैं, ताकि अपना जो सर्किट है सबसे ज्यादा सर्किट ही रखता है, क्यों रखता है, ताकि अच्छी बीवी मिल जाए, वही वाली बात है। तो जब 16 सोमवार वगैरह के व्रत रखते हैं तो बॉडी के अंदर अच्छे से खाना नहीं जाता, ग्लूकोज नहीं जाता, क्योंकि ग्लूकोज नहीं गया तो अपन क्या करते हैं, अपन यूज कर लेते हैं अपने प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन अब क्यों कैसे यूज करते हैं, अब प्लाज्मा प्रोटीन अपने बने हैं अमीनो एसिड से। तो अपनी बॉडी क्या करती है, उन अमीनो प्लाज्मा प्रोटीन लेती है, उसको तोड़ती है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो बना लेती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर लेती है। ये सारी चीज मैंने वो बायोकेमिस्ट्री में कीटोन बॉडी में पढ़ाई है, जाके आप देख सकते हो, मैंने पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपने रिजर्व प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। फिर अपन आ जाते हैं कि सर कौन कौन सी बीमारी में अपने प्रोटीन बढ़ जाते हैं, हमें बता दो। तो सबसे पहले टर्म याद रखना, अगर टोटल प्रोटीन अपने बॉडी का बढ़ जाएंगे तो उसे अपन बोलते हैं हाइपर प्रोटीनेमिया। नेमिया मतलब ब्लड के अंदर बढ़ गया, इसलिए हाइपर प्रोटीनेमिया। किन किन बीमारियों में बढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन में, जब अपनी बॉडी में पानी की कमी होगी तब प्रोटीन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। फिर हीमोलाइसिस में, जब अपनी आरबीसी टूटेंगी। उसके अलावा अपना एक्यूट इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस है, एक्यूट नेफ्राइटिस है। फिर अपने इतने भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जितने भी होते हैं, फिर अपने इतने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, जितने भी ल्यूकेमिया होते हैं, फिर अपने रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, अपना एल्कोहल ज्यादा पीने के कारण एल्कोहलिज्म में, इन सब के अंदर क्या होता है, अपने टोटल प्रोटीन लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। फिर किन किन डिसीज में कम हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपो मतलब कम, प्रोटीनेमिया मतलब ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होगा। किन किन बीमारियों में ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, डायरिया में। जाहिर सी बात है, अगर डायरिया हो गया, आपको लग गए दस्त, आपको नहीं लगे, आपको दुश्मनों को लगे, हो गए दस्त, डायरिया होगा। डायरिया होगा तो क्या होगा, सारा प्रोटीन आपको बाहर निकल गया। तो ऐसे तुम याद कर लेना, डायरिया में क्या होगा, हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा। फिर अगर आपका ब्लड लॉस हो जाए, हिमोरेज है, बर्न में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हो जाएगा, क्योंकि अपनी डिमांड बढ़ जाती है बॉडी की प्रोटीन की। फिर माल न्यूट्रिशन में अगर आप खा नहीं रहे, आप बहुत दिनों तक व्रत वगैरह रख रहे हो, स्टारवेशन है, आपने खाना नहीं खाया, या फिर लिवर, याद रखना सारे प्रोटीन बनते हैं लिवर में। लिवर ही अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, सिरोसिस हो गया लिवर का, तो प्रोटीन के लेवल तो कम ही हो जाएंगे। फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां पॉइंट। और आप ध्यान देखो, क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है, अपने प्रोटीन के लेवल कम हो जाते हैं, बट अपने एक्यूट में बढ़ जाते हैं। तो ये डिफरेंस याद करना। अब तुम बोलोगे सर इतना सारा याद करना पड़ेगा क्या, देखो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 याद कर लो, मैडम पूछे तो बता देना। सेम है 2 नंबर में भी आते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो 2 नंबर के हिसाब से 4 से 5 डिसीज याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर अपन आते हैं एल्ब्यूमिन पे। तो किन किन कंडीशन में एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, इंक्रीज कब हो जाते हैं एल्ब्यूमिन के लेवल, डिहाइड्रेशन में, एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिक के यूज में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में अपना बढ़ जाएगा लेवल एल्ब्यूमिन का। किन किन कंडीशन में एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो माल न्यूट्रिशन में, सिरोसिस में, बर्न में, हाइपोथायराइडिज्म में, नेफ्रोसिस में, और अपना एक्सेसिव वाटर के इनटेक में। सेम अगर अपन देखें एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेन में भी, एल्ब्यूमिन किन किन लेवल में बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, अपना ग्लोबिन सिरोसिस ऑफ लिवर में ग्लोबिन के लेवल अपने बढ़ जाएंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ जाएंगे, नेफ्रोसिस में बढ़ जाएंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बढ़ जाएंगे। फिर किन किन कंडीशन में कम हो जाएंगे ब्लड में, एम्फिसेमा डिसीज में, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, हाइपोगामा ग्लोबिनेमिया में। अभी क्या होता है ना, अभी तुम सोच रहे होंगे सर यार इतने डिफिकल्ट नाम है डिसीज के, इतने सारे हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत याद करने की। बट मैं तुम्हें बताऊं, मैंने पूरा एमबीबीएस पढ़ लिया, अभी मैं इंटर्न काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। आप ये ना बहुत बार पढ़ोगे पैथोलॉजी में, फार्मा में, तो एमबीबीएस बहुत बड़ी है यार, लोड मत लो, सब याद हो जाएगा, आप इतनी बार पढ़ोगे।
बस तुम पहली बार सुन रहे हो तो हो सकता है तुम्हें लोड लगे, बट डरने की कोई बात नहीं है। ज्वारी एमबीबीएस पूरा साथ देता है तुम्हारा हमेशा। फाइब्रिनोजेन भी आप इतने याद कर लेना, एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ जाएगा, रोमेटोइड आर्थराइटिस में बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बढ़ जाएगा, है ना। ये 3 मेन बता दिए। किसमें कम हो जाएंगे? लिवर डिस्फंक्शन में, यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड में, एंड यूज ऑफ फिनोबार्बिटल में। ये सारी अपने ड्रग्स के नाम थे। तो अब आप बोलोगे सर हमें याद क्या करना है, आप तो ये बता दो। तो टोटल प्रोटीन के डिसीज के 3-4 नाम और अपने अल्बुमिन के, ये 2 याद कर लेना। वाइवा में यही पूछते हैं, यूनिवर्सिटी में भी 2 नंबर में मैक्सिमम यही आता है। और ये सारे नोट्स जो है ना, ये मेरे फिजियोलॉजी के नोट्स हैं, ये रफ नोट्स हैं। फेयर नोट्स में ना अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी और एक्स्ट्रा डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स होंगे। तो वो नोट्स बहुत जल्द मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।